आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, इसको हमने पहले भी करवाया था, बट आज जो हम एग्जैक्टली पीडीएफ से इसको करवाने वाले हैं ताकि आप जब पढ़ो, ठीक है, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए और एग्ज़ाम से पहले भी आप क्विक रिवीजन करके जा पाओ, ठीक है, ताकि मैं पूरा का पूरा पीडीएफ से इसको आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले सिंधु सभ्यता को अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये एक शहरी सभ्यता थी। क्या थी आपकी? आप एकदम सुनने पे फोकस करना कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाऊंगा और एक नया समझ भी आपको डेवलप होगा। अगर सिंधु सभ्यता के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता था, ठीक है, क्या था? एक ये शहरी सभ्यता था। दैट मीन्स ये क्या था? एक अर्बन, क्या था? एक अर्बन सिविलाइजेशन था। क्या था आपका? एक ये अर्बन सिविलाइजेशन था। ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। मतलब क्या था? ये एक शहरी सभ्यता था, पहला पॉइंट, ठीक है। अब ये इतना क्यों फेमस हुआ? वो इसलिए इतना फेमस हुआ क्योंकि इसका जो टाउन प्लानिंग था, अब ये समझो कि सिंधु सभ्यता बेसिकली क्या था, तो सिंपल एक सभ्यता था। जैसे ही पाषाण काल आप देखते होगे, जब भी स्टोन एज आपने पढ़ा होगा, तो उसके बाद आपने एंड में पढ़ा होगा ब्रॉन्ज कांस्य युगीन सभ्यता। जैसे ही आपका पाषाण खत्म होता है, स्टोन एज खत्म होता है, तब आप देखते हो कि उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रॉन्ज एज, कांस्य युगीन। तो अगर आपको पूछा जाए कि जो सिंधु सभ्यता था, ठीक है, वो क्या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था? क्या वो कांस्य युगीन सभ्यता था? बोलोगे बिल्कुल, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता था, क्योंकि यहाँ के लोग, याद रखिएगा, ब्रॉन्ज का यूज करते थे। क्या करते थे? ब्रॉन्ज का यूज करते थे, मिश्र धातु का, जो कि कॉपर और आपका टीन से बना होता है, ठीक है, ये चीज आप। तो अगर आपको यही क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मानव ने सबसे पहले कौन सा मेटल धातु यूज किया था, तो आप बोलोगे कॉपर किया था। और क्या क्या क्वेश्चंस मैंने बताया? सबसे पहले ये क्या था? एक शहरी सभ्यता था, तो पहला पॉइंट ये रहेगा। दूसरा आपको याद रखना है, ठीक है, साथ ही साथ आपको दूसरा याद रखना है। क्या याद रखना है? शहरी सभ्यता था दूसरा, ठीक है। ये क्या था? ये ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के अंदर आता था, मतलब ये कांस्य युगीन सभ्यता के अंदर आता था, ठीक है। और सबसे जो फेमस इस सभ्यता का जो चीज था, वो था आपका इसका टाउन प्लानिंग। बहुत ही खतरनाक टाउन प्लानिंग था। जो आज आप सिस्टम देख रहे हो, ठीक है, जो आज आप इंजीनियरिंग सिस्टम देखते हो, आर्किटेक्चर देखते हो, ठीक है, ये उस समय ये लोग यूज करते थे। जैसे कि आज हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ब्रिक यूज करते हैं, ब्रिक मतलब ईंटा यूज करते हैं घर बनाने में। अब समझो, ठीक है, कितना बीसी पहले, मतलब 1750 के अराउंड बीसी, उस समय इन लोग जला हुआ ईंटा का घर बनाता था। अब सोचो किस लेवल का इनका टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है। आज हम लोग का गांव में अब सरकार क्या बना रही है? नाला बना रही है, वो भी सही से बना हुआ नहीं रहता, ऊपर उसका ढकना लगाया जाता है, ठीक है, बस नाम मात्र का। अब ये समझो, आप अपने आप को उस समय में लेके जाओ और सोचो, ठीक है, ये ब्रिटिश काल से भी पीछे का पीछे, ब्रिटिश तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री का, पाषाण काल के बाद का ये बात हम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उस समय का हम बात कर रहे हैं, 1750 से 2500 पीसी का, ठीक है। तो अब ये देखो कि उस समय का जो आपका जो नाला भी बनाया जाता था, ये इस तरीके से बनाया जाता था, तो वेल ड्रेनेज सिस्टम उसको बोला, मतलब ड्रेनेज सिस्टम जो था वहाँ का बहुत ही लाजवाब था। पूरी तरीके से उसके नाला ढका हुआ रहता था, बहुत ही वेल एंड मेंटेन रहता था। और जो घर भी जो बनाया जाता था, इस प्रकार से बनाया जाता था कि दरवाजा पीछे की तरफ खुलता था, ठीक है, मेनली एक का था जो आगे की तरफ भी खुलता था, हम बताएंगे, ताकि गंदा घर में ना घुसे। और एक चीज, रोड इस तरीके से बनाया जाता था कि वो खुद ब खुद साफ हो जाता था। तो यही था सिंधु सभ्यता। आगे हम आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कांस्य युगीन सभ्यता था, याद रखिएगा। ये एक शहरी सभ्यता था, याद रखिएगा। और इसका जो सबसे फेमस चीज था, वो था इसका टाउन प्लानिंग, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें मैप पे, अगर हम लोग देखें तो इसका आकार कैसा था, तो देखोगे मेनली जो इसका साइट है, मेनली जो इसका जगह जो पूरा का पूरा मिला है, ठीक है, वो आपका पाकिस्तान वाले साइड में आप ज्यादा देखोगे, ठीक है। और पूछेगा किस आकार का था, तो ये त्रिभुजा आकार का था। कैसा था? त्रिभुजा आकार का। अब इसका खासियत देखना है, एक से एक चीज आपको मजा आ जाएगा सुन के, ठीक है। पढ़ना तो है ही, पर देखो मतलब किस लेवल तक उस समय चीज जो विकसित हो चुके थे। हमारा जो एंशिएंट है, उससे पता चलता है कि हम लोग बहुत आगे थे, ठीक है, यूरोप लोग से। देखो तो ये क्या था, तो आपको पूछा जाएगा जो इंडस वैली साइड था, ठीक है, वो किस प्रकार का था, तो उसका जो आकार था वो
क्या था, वो त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार था। अब उत्तर कहाँ था, दक्षिण में क्या था, ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग बात करें। अब हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है, ये अर्ध ऐतिहासिक काल में आता था। अब ये अर्ध ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो 3 काल मैंने आपको पढ़ा है। एक देखिए, इसको मैं आपको यहाँ आपको करवा देता हूँ। हमने आपको 3 काल, मैंने इससे पाषाण काल करवाया था। एक था आपका प्रोग ऐतिहासिक, एक है अर्ध ऐतिहासिक और एक है ऐतिहासिक। एकदम समझते हुए चलिएगा। प्रोग ऐतिहासिक जिसको प्री हिस्टोरिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक, ठीक है। तो प्रोग ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसके लिखे हुए कोई साक्ष्य नहीं मिले। मतलब यहाँ के बारे में जो भी पता चला है, इसका जो भी चीज़ पता चला है, वहाँ से जो भी समय काल के बारे में हमें पता चला है, वहाँ से जो चीज़ें मिले हैं, जैसे कि आप देखोगे स्टोन एज में, देखोगे पाषाण काल में क्या मिला है, वहाँ से औजार मिला है, किसका, आपका पत्थर से बने हुए औजार। तो इस काल में लिखा हुआ कोई हमको साक्ष्य नहीं मिला है। किसमें, प्रोग ऐतिहासिक में। अर्ध ऐतिहासिक मतलब क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक मतलब क्या होता है, तो पूछा जाएगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है किस काल में है, तो आपको बोलना है अर्ध ऐतिहासिक, दैट मीन प्रोटो हिस्टोरिक। इसमें क्या है, लिखा हुआ साक्ष्य तो मिला है बट उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ये है आपका अर्ध ऐतिहासिक। इसमें लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला, इसमें लिखा हुआ साक्ष्य मिला है बट उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपका अर्ध ऐतिहासिक काल में आता है। ये पूरी तरीके से आप क्लियर रखिए कि यहाँ से लिखे हुए साक्ष्य मिले, वो भी कैसे, वो शब्दों में नहीं लिखते थे, वो पिक्चर के फॉर्म में लिखते थे। और वो हमेशा, जैसे हम लोग बायां से दायां लिखते हैं, एकदम सुनते हुए चलिएगा, बायां से दायां लिखते हैं, तो उन लोग क्या करते थे, आपका हम लोग क्या करते हैं, बायां से दायां लिखते हैं, उन लोग दायां से क्या लिखते थे, आपका बायां की तरफ लिखते थे। ये भी चीज़ आपको याद रखना। और कैसा था, पिक्टोरियल था, ठीक है, मतलब आपका इमेज बना के वो चीज़ों को लिखते थे, तो पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए प्रोटो हिस्टोरिक इसको में आता है अर्ध ऐतिहासिक काल में। तो पता हमें कैसे चला वहाँ के बारे में, तो सिंपल है, वहाँ से जो भी वस्तुएं मिली, अलग अलग जगह से अलग अलग वस्तुएं मिले हैं जिससे हमें पता चला। इसके बाद ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ जो भी चीज़ मिला है उसको हम लोग पढ़ पा रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले क्या था ये, तो एक कांस्य युगीन सभ्यता था, या कांस्य युगीन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। क्यों, क्योंकि वो ब्रॉन्ज का यूज करते थे। और सबसे पहले उन्होंने जो कोई धातु यूज किया था वो कौन सा था, तो आपको याद रखना है, कॉपर था। और अगर बॉडी में कॉपर ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सा डिजीज हो जाता है, विल्सन डिजीज हो। मैं फिर से कहता हूँ, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट पे कमांड रखना है, ठीक है। साइंस को कनेक्ट कर दिया हिस्ट्री से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, वो क्या था, एक कांस्य युगीन सभ्यता था। कांस्य युगीन दैट मीन्स ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। उन लोग ब्रॉन्ज का वो यूज करते थे। और सबसे पहले जो मानव ने किसी धातु का यूज किया था वो था आपका कॉपर। इस काल को किस में रखते हैं, तो हमने आपको बताया अर्ध ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, मतलब लिपि तो मिला है, लिखा हुआ चीजें तो मिला है, बट इसे पढ़ा नहीं जा सका है। किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं पर इसे पढ़ा नहीं जा सका। इस काल का जानकारी फिर हमें कैसे मिलेगा, उसके पुरातत्विक साक्ष्य, दैट मीन्स जो भी आर्कियोलॉजी चीज मिले, जैसे कि आपको पूछ लिया जाता है अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो देखोगे लोथल और आपका जो कालीबंगा है, ठीक है, वहां से आपका क्या मिला है, आपका अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। भूकंप का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से, ठीक है। आपका मिट्टी के हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बनवाली से। देखो एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ, सबसे जो ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से क्या मिला है, ठीक है, हड़प्पा से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है। तो 2 वीडियो में ट्रिक से भी इसमें मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, ट्रिक से कि कहाँ से क्या मिला उसको मैंने ट्रिक से याद करवा दिया है। कौन सा जगह किस नदी के किनारे था वो भी ट्रिक से याद करवा दे। तो बस अभी समझने पे फोकस करना। तो ये अर्ध ऐतिहासिक काल में आता है, कांस्य युगीन में आता है। ये क्या है आपका, यहाँ लिखा हुआ लिपि तो मिला है बट उसे पढ़ा नहीं जा चुका है। तो इसको साक्ष्य हमें कहाँ से इसके बारे में पता चलता है, तो उसके पुरातत्विक साक्ष्य से हमें इनके बारे में पता चलता है, ठीक है। इंडस वैली का हम लोग बात करें तो इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों, इसका समय काल क्या है, तो 2500 BC से 1700। अब कहाँ क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, अभी इतना ही याद रखना, ये एग्जाम में आ चुका है। तो 2500 से 1750 BC का ये समय काल रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, तो इसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, देखिए, तो जब इसका खोज चल रहा था तो सबसे पहले जिस जगह का खोज किया गया था वो था आपका हड़प्पा, ठीक है। और हड़प्पा किसके सभ्यता के अंदर आता है, सिंधु सभ्यता का। तो इसीलिए सिंधु सभ्यता के साथ साथ इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो इसका साइट खोजा गया था, जगह जो खोजा गया था वो हड़प्पा ही था,
जो कि आपका रावी नदी के किनारे आपको ये साइट दिख जाएगा। तो नदी के तट पे, कौन से नदी के तट पे, मेनली जो देखोगे ये पूरा मेनली जो इसका बहुत सारा जो साइट है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन आपका फॉर्म हो जाता है कि कौन से नदी को पाकिस्तान का जीवन रेखा कहा जाता है, तो वो है सिंधु नदी। तो ये जो जितने भी सिविलाइजेशन था, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु सभ्यता था, ये आपका सिंधु नदी के किनारे ही मैक्सिमम था, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। सबसे पहला जो जगह खोजा गया इस सभ्यता का वो था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये चीज़ था। और हड़प्पा का खोज 1921 में किया गया था, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। टाउन प्लानिंग जो था इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हुए आते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ठीक है, इसका पता किसने किया, कहाँ से आखिर इसका स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले एक पर्सन का नाम आता है जिनका नाम है चार्ल्स मैसन। अब देखो जिस तरीके से अब मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है, ये आपको इस लेवल तक इंप्रूव कर देगा इस टॉपिक में कि आप इजीली, चाहे दरोगा हो, बीएसएससी हो, बीपीएससी भी एग्जाम से पहले आप आराम से बस इस टॉपिक को करके देखिए। सबसे पहले जो इसका जानकारी जो दिया जाता है, ये दिया जाता है चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में। अब ये कौन था? अब ये था एक ब्रिटिश अधिकारी या सैनिक, ठीक है। अब क्या था, ब्रिटिश अधिकारी था और ये खोज करता भी था, ठीक है, नई नई चीज़ों को खोजता भी था। तो जब यह सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में इसने पता लगाया, खोजा भी, बट यही रहा कि इसको ये व्यापक पैमाने पे नहीं ले जा सका, आप ये समझो। तो सबसे पहले जो जानकारी दिया गया था, ठीक है, और उसने उस समय सिंधु सभ्यता ये वर्ड भी यूज नहीं किया था, बट सबसे पहले हाँ कि ऐसा कुछ चीज़ है, ठीक है, सिंधु सभ्यता बोल के कोई चीज़ हो सकता है, उसका जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? तो एक ब्रिटिश अधिकारी था और खोजकर्ता भी था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन, 1826। तो सबसे पहले नाम आपको चार्ल्स मैसन का आपको याद रखना है। इसके बाद एक और पर्सन आता है जिसका नाम है किसका? सिंधु सभ्यता के सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम का नाम। अब ये जेम्स कनिंघम कौन था? देखिए जेम्स कनिंघम, ठीक है, 1861 में, आप याद रखो 1861 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, क्या? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसको आप अभी तक देखते हो, उसका जो फाउंडेशन रखा था ये इसी चार्ल्स कनिंघम ने रखा था। इसीलिए क्वेश्चन भी बनता है कि भारत में पुरातत्व, ठीक है, का जनक किसको बोला जाता है? फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है भारत में? तो जेम्स कनिंघम को कहा जाता है। जेम्स कनिंघम ने क्या किया? 1853 में क्या किया इसने क्या किया? जो सिंधु सभ्यता था, ठीक है, उस पर उसने भी खोज किया क्योंकि इसका रुचि था, ये यही काम करता था, ठीक है, रुचि था। और इवन इसने बहुत सारे वहां से मोहरा मतलब पैसा जो होता था उस समय का, इसने खोज भी निकाला। बट अगेन ये भी उसके महत्व को नहीं समझ पाया। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कौन सा ऐसा पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजिस्ट था, ठीक है, कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट था जो सिंधु सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाया था। 1853 में उसने सर्वेक्षण किया, सर्वे भी किया, बट उसके वहां से कुछ चीज़ों को भी निकाला, ठीक है, बट उसके महत्व को ये नहीं समझ पाया। याद क्या रखना है? याद रखना है कि ये एक ऐसा पर्सन था जो उसका महत्व को नहीं समझ पाया। 1853 में उसने वहां का सर्वे भी किया था। आगे चल के 1861 में ये क्या करता है? आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन करता है, मतलब आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ये क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है। और ये पहला जो उसका डायरेक्टर भी वो यही बनता है। इसीलिए इसको भारत का आर्कियोलॉजी का फादर कहा जाता है, पुरातत्व का सर्वे मतलब पुरातत्व का जनक, ठीक है, मतलब आर्कियोलॉजी का जो फादर, आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व, ठीक है, तब फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, ठीक है, भारत में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड ये आपका जेम्स कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। यही आगे चल के क्या होता है? 1904 में आपको पता है 1899 से, मैं फिर से कहता हूं आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के तरीके से पढ़ना सीखो, ठीक है। ये समय काल किसका है? 1899 से 1905। तो ये जो समय काल है ये है लॉर्ड कर्जन का। कर्जन आपने गवर्नर पढ़ा होगा, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो ये जो लॉर्ड कर्जन का जो समय काल होता है, ठीक है, 1899 से 1905, ऐसे ही इस समय आते आते क्या होता है? वाइसराय में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन का जो समयकाल होता है, ठीक है, उसी समय क्या होता है? एक 1904 में लाया जाता है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। ये सब ऐसे चीजें हैं जो मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज न रहो। तो 1904 में क्या आता है आपका? क्या आता है? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, ठीक है, एंशिएंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, एंशिएंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आता है। और इसी के अंदर 1904 में आपका सर्वेक्षण
मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये भी चीज़ आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद जो तीसरा पर्सन आपको याद रखना है, इसका नाम है सर जॉन मार्शल। अभी सर जॉन मार्शल कौन था? सर जॉन मार्शल है, आपको याद रखना है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो फॉर्म किया था 1861 में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कनिंघम के द्वारा फॉर्म किया गया था, ये 1902 के बाद ये क्या करते रहते हैं, उसके डायरेक्टर रहते हैं। और इसी के अंदर मार्शल मतलब जॉन मार्शल के अंदर ही आपका दयाराम सहनी और आपका राखल दास बनर्जी क्या करते हैं, हम आगे देखोगे। इन दोनों का नाम आपने सुना होगा कि दयाराम सहनी ने हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा का खुदाई किया था, ठीक है, और आगे आप देखोगे, ठीक है, हड़प्पा का खुदाई किया था 1921 में, ठीक है। तो ये जो महानिर्देशक जो है ये कौन, जॉन मार्शल, आपको याद रखिएगा कि ये महानिर्देशक बने थे किसका, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और इसके अंदर ही दयाराम सहनी और राखल दास बनर्जी जो होते हैं आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खोज करते हैं 1921 और 1922 में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता का जो नामकरण है किसने किया था, तो जॉन मार्शल। तो 3 नाम आपने पढ़ा, चार्ल्स मैनसन पढ़ा, कनिंघम पढ़ा, जॉन मार्शल पढ़ा, ठीक है। जॉन मार्शल कौन था, तो ये डायरेक्टर था, या आप कह सकते हो कि डायरेक्टर जनरल था, महानिर्देशक था किसका, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। अब देखो, अब डायरेक्ट पॉइंट है पूछनी है, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम सहनी ने किया था, कब किया था, 1921 में किया था, याद रखिएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता का आकार क्या था, तो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता सबसे पहली शहरी सभ्यता था, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसका विकास हुआ है 2500 से लेकर 1750 BC, ठीक है। और ये जो है भारत, और इधर उस समय तो सब भारत ही था, ठीक है। ये आपका ईस्ट तक पूरा फैला हुआ था, मतलब मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ था। तो ये सिंधु नदी है, और इसके चारों तरफ क्या है आपका, क्या है आपका, सिंधु सभ्यता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इसका उत्तर वाला भाग कहाँ था। तो उत्तर वाला भाग जो है आप देखोगे, ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांड, ठीक है। तो उत्तर बोलेगा कि सबसे यही चीज, यही सब चीज यहाँ लिखा हुआ है, तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो, तो इसका उत्तर वाला जो भाग था, ठीक है, उत्तर वाला जो भाग था वो कहाँ था, कहाँ तक फैला हुआ था, तो चिनाब नदी को टच करता था मांड आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दक्षिण वाला अगर भाग देखेंगे तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। और जो प्रवार नदी जो है, ठीक है, वहाँ उसको टच करता था, आप ये समझो, ठीक है। ऊपर किसको, चिनाब नदी, नीचे आपका प्रवाह नदी को टच करता था। वही पूरब अगर आप देखोगे तो आलमगीर, ठीक है, आलमगीर आपको यूपी में अभी दिख जाएगा, पूरब में कहाँ तक फैला हुआ था, आलमगीर यूपी पे, ठीक है। और हिंडन नदी को टच करता था, याद रखिएगा, हिंडन नदी को ये टच करता, मतलब ये जो साइड था आलमगीर नगर, किसके किनारे था, तो हिंडन नदी के। और पश्चिम में देखोगे तो यहाँ देखिएगा ये पाकिस्तान तक, अभी पाकिस्तान जो है इससे जूझ रहा है, बलूचिस्तान, ठीक है, वो अपना देश बनाना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आपने सुना होगा, करंट में सुना है ना, जो पूरा ट्रेनें हाईजैक कर लिया था। तो ये जो आपका पश्चिम जो है ये सुतका गैंडोर, ठीक है, सुतका गैंडोर जो है आपका दशक नदी के किनारे, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। तो यहाँ पाकिस्तान तक फैला हुआ है, यहाँ यूपी, ऊपर कश्मीर, और नीचे आपका दक्षिण में आपका दैमाबाद तक। तो क्लियर तो आपको हो गया होगा कि आखिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहला जो इसका, देखो बहुत अच्छे से ना मैंने इसका ट्रिक से 2 वीडियो बनाया, वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हड़प्पा का 1921 में खुदाई किया गया था, किसने किया था, तो दयाराम सहनी ने किया था, ठीक है। और याद रखिएगा ये रावी नदी के तट में, ये सब मैंने याद करवा दिया है, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं है। जैसा हड़प्पा है तो हड़प लेता है कौन, रावण, तो रावण से मैंने रावी कर दिया था, इस तरीके से मैंने करवाया। तो हड़प्पा 1921 में खुदाई किया गया, किसने किया, खुदाई किसने किया, तो दयाराम सहनी ने किया, ठीक है। कौन से नदी के तट पे है, तो रावी नदी के तट पे है, ठीक है। और ये कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, आपको याद रखना है, उतना एग्जैक्टली याद नहीं रख सकते, बट पाकिस्तान में है। माउंट गोमर यहाँ एक जिला है, ठीक है, वहाँ ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि मोहनजोदारो, ठीक है, और हड़प्पा एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। अगेन, मोहनजोदारो और हड़प्पा एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है, किसने कहा था, तो ये पीगट ने कहा था। लास्ट में हम लोग घटना चक्र का भी क्वेश्चंस करेंगे, तो घबराना नहीं, ठीक है, एकदम शांतिपूर्वक आप देखते रहो, आप कुछ नहीं है बट फैक्ट है। अब देखो कहां से क्या मिला है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपका जो हड़प्पा है वहां से क्या क्या मिला है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने रेड मारा है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मैंने रेड लगाया, देखिए कुम्हार का चाक, कुम्हार बनाता था ना मिट्टी का बर्तन, ठीक है। श्रमिक आवास, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है। उसके बाद लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है।
हाथी का कपाल, आप घबराओ मत, ये सब मैंने ट्रिक से भी याद करवा दिया है कि कौन सा जगह से क्या मिला था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाथी का कपाल मतलब हाथी का हड्डी। चांदी का सर्वप्रथम, आपको पूछा जाएगा चांदी का सर्वप्रथम, ठीक है, प्रयोग हड़प्पा के लोगों ने ही किया था। ये भी चीज आपको याद रखना है कि चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो यहां से हड़प्पा से क्या क्या याद रखना है, कुम्हार का चक्का, ठीक है, चाक जो होता है, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, इंपॉर्टेंट है ये, लकड़ी की ओखली, ठीक है, लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और हाथी का कपाल, ठीक है। और सबसे पहले चांदी जो है का प्रथम प्रयोग किसने किया था, हड़प्पा ने किया था। इवन आप आगे पढ़ोगे जो कॉटन जो होता है, कॉटन मतलब जो कॉटन आप देखते हो, तो कॉटन का भी सबसे पहले जो प्रोडक्शन किया था वो इन्होंने ही किया था। इसके बाद आता है मोहनजोदारो का 1922 में खुदाई किया गया राखालदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है, राखालदास बनर्जी के द्वारा। और ये सब किसके अंदर हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, अरे किसके अंदर होगा, तो ये चार्ल, मैंने यहाँ करवाया था ना, देखो चार्ल जॉन मार्शल, ठीक है, इस समय ये सर्वेक्षण विभाग के ये हेड थे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं मोहनजोदारो। 1922 में इसको खोदा गया, किसके द्वारा, राखालदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, ठीक है, और ये सिंधु नदी, याद क्या रखना है, 1922 में इसको खोदा गया, किनके द्वारा, राखालदास बनर्जी के द्वारा। कहाँ है, पाकिस्तान में, और सिंधु नदी के किनारे मोह लिया था सिंधु ने, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, आप देखो अगर क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा, ठीक है, शहर कौन सा था, तो आप बोलोगे आप मोहनजोदारो। बट अगर पूछेगा भारत में सबसे बड़ा शहर, इसका साइट कौन सा था या शहर कौन सा था, तब आप बोलोगे राखीगढ़ी बोलोगे। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। मोहनजोदारो कहाँ है सबसे बड़ा, तो ये आपका पाकिस्तान में। तो क्वेश्चन ये देखना कि पूछा क्या है, पूरा का पूरा बोलेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा प्लेस कौन सा था, तो बोलोगे मोहनजोदारो, जो कि आपका कहाँ है, पाकिस्तान में है। और पूछेगा भारत में कौन सा है, तो आपको बोलोगे राखीगढ़ी, ठीक है। मृतकों का बहुत बड़ा टीला मिला, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट ऑफ डेड किसको बोला जाता है, ठीक है, माउंट ऑफ डेड किसको बोला जाता है, ठीक है। मृतकों का टीला का साक्ष्य कहाँ से मिला है, या मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड किसको कहा जाता है, तब आप बोलोगे मोहनजोदारो। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, अब ध्यान से क्या क्या मिला है, वहां श्रमिक का आवास मिला था, श्रम करने वाले लोगों का। यहाँ अब यहाँ जो था मोहनजोदारो में पूजा रिलेटेड चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार क्या होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कर देते, महिलाएं जो है पूजा करने से पहले इसमें स्नान करती थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो कहाँ से मिला है, मोहनजोदारो से। तो पूजा होता था तो सिंपल है, पुरोहित भी होगा, ठीक है, घर में कुआं भी होगा, अन्नागार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदारो का जो सबसे बड़ा कोई चीज बनाया गया था वो था आपका ग्रेट ग्रेनरी, इसको बोला जाता है, विशाल अन्नागार। मतलब क्या है कि इस साल क्या हुआ आपका, जैसे भूसकार बनाते हो ना, जैसे कोल्ड स्टोरेज आज के समय में होता है, तो उस समय में बनाया गया था। क्यों कि मान लीजिए हो सकता है कि इस साल तो मान लीजिए फसल हुआ है, अगला साल मान लीजिए बाढ़े आ गया, तो इसीलिए क्या होता था, विशाल अन्नागार। तो पूछा जाता है विशाल अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपका मोहनजोदारो से। विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मोहनजोदारो से। पुरोहित का आवास कहाँ से मिला है, मोहनजोदारो से। घर में कुआं का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मोहनजोदारो से। सूती वस्त्र, ये दरोगा में क्वेश्चन था, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले, मोहनजोदारो। अरे नहाएगा तो वस्त्र पहनेगा ना, फिर तो वस्त्र। थोड़ा सा चाइल्डिश होके चीज़ों को सोचना है, ठीक है, थोड़ा सा बचपन अपने अंदर लाना है और चीज़ों को हंसते हुए कनेक्ट करके, नहीं तो आप याद नहीं रख पाओगे। ये मैं एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ, चीज़ें आप भूलोगे, क्योंकि आपको पढ़ा के थोड़ी ना जाना है, आपको तो याद करना है। स्वास्तिक चिन्ह, आप देखो पूजा हुआ है तो स्वास्तिक चिन्ह रहेगा ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में याद रखना सबसे चौड़ी सड़क हो गया, सभागार हो गया, और ये पशुपतिशील बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। शिव को उस समय जिस रूप में पूजा जाता था वो पशुपति के रूप में, तो पूजा का बात यहाँ भी आ रहा है, तो पशुपति शिव का भी मिला है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज का, ठीक है, कांस्य का, ब्रॉन्ज का, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। तो कांस्य की डांस करते हुए एक नर्तकी मिली, तो कहाँ से की नर्तकी मिली है डांस करते हुए। तो याद रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना युगल समाधान आपको यहाँ भी दिखेगा और आगे भी देखोगे लोथल में भी ये दिखेगा। युगल समाधान का मतलब होता है कि दो लोगों को साथ में क्या किया जाता था,
जला दिया जाता था या दफना दिया जाता, दफना तो नहीं है, जला दिया जाता था, आप ये कह सकते हो। तो दो हड्डी एक जगह मिला होगा, तो इससे ये पता चलता है युगल समाधान भी हमले। वास्तविक जो स्वास्तिक मुहरे सर्वाधिक आपको मोहनजोदाड़ो से मिले, स्वास्तिक का चिन्ह है यहाँ से मिला है, तो मोहरा भी यहीं से सबसे ज्यादा मिलेगा। जिसका निर्माण, याद रखना यहाँ का जो मोहरा आता था उसका निर्माण किससे, किस चीज से किया जाता था, सेल खरी से होता था। ये चीज एकदम याद रखना, इंपॉर्टेंट एक क्या था, एक बहुत ही कीमती आप काइंड ऑफ स्टोन आप सोच सकते हो, ठीक है। तो सेल खरी से हुआ करता था, ये अच्छे से याद रखना, जो मोहरा बनता था। उसके बाद है चुनहोद्रो एक साइड था। तो चुनहोद्रो जो था ये सिंधु नदी के तट पर था चुनहोद्रो, और ये पाकिस्तान में था, ठीक है, आपको याद रखना। कहाँ था, तो ये चुनहोद्रो जो था आपको याद रखना है, ये सिंधु नदी के तट पे था, ठीक है, और ये पाकिस्तान में था। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जितना भी आपका जो कह सकते हो कि जो मेकअप करने वाला जो सामान आपको जो साक्ष्य मिला है वो यहाँ से मिला है, पहला। दूसरा आपको याद रखना है कि जो भी, जैसे कि देखो, अगर मैंने आपको एक चीज दिखाया था, मान लो कि एक शहर बसा हुआ है, ठीक है, एक शहर बसा हुआ है, तो इसको चारों तरफ किला बना दिया जाता था, किला जिसको फोर्ट बोला जाता है, दुर्ग बोला जाता है, ठीक है। तो जितने भी जगह मिले हैं, मेनली जितना भी जगह मिला सब में दुर्ग बना हुआ था, फोर्ट बना हुआ था चारों तरफ। बट ये चुनहोद्रो एक ऐसा था जिसमें क्या था कि दुर्ग रहित था, मतलब इसमें फोर्ट नहीं बना हुआ था, ठीक है। इसका खुदाई, अब ये सब हर किसी का डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, गोपाल मजुमदार ने किया था, सिंधु नदी के तट पे है, पाकिस्तान में है, और ये एक अगेन ये इंपॉर्टेंट है, दुर्ग रहित था चुनहोद्रो, याद रखिएगा। और मनके बनाने का कारखाना, ये बहुत बार पूछा बना है, तो मनके बनाने का कारखाना जो मिला है आपको कहाँ से, चुनहोद्रो से मिला है। मेकअप हो गया, मेकअप करने का जो सामान होता है, जो सामग्री होता है, शीशा हो गया, गुड़िया हो गया, लिपस्टिक हो गया, मनका तो मैंने बता ही दिया, सुई हो गया। और एक जो पूछा जाता है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्तों का जो साक्ष्य मिला है, ये कहाँ से मिला है, तो चुनहोद्रो। तो चुनहोद्रो से चूहा आ रहा है, अब बिल्ली आ रहा है, तो इस तरह थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। तो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का जो चिन्ह मिला है, ये कहाँ से मिला है, तो चुनहोद्रो से मिला है, ठीक है। उसके बाद है रोपर। रोपर, रोपर कहाँ है आपका, पंजाब में है। सबसे पहले याद रखना ये भारत में है, ये साइड। तो चार ऑप्शन आपको दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा भारत में है, कौन सा नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। इसका कब ये इसको खोदा गया था, तो 1953 में, ये पंजाब में है, और यज्ञदत्त शर्मा ने। अब थोड़ा सा मैंने इसको कैसे याद, अब मुझे कोई पूछेगा कि रोपर किसने खोजा है, तो बहुत लोग याद करेंगे अरे कौन खोजा था, मैं नहीं खोजूंगा, मैं दिमाग में सोचूंगा, मैंने टिक मारूंगा। कैसे मारूंगा, रो रहा था, क्यों, क्योंकि यज्ञ कर रहा था। यज्ञ करने से क्या होता है, धुआं आंख में चल जाता है, तो क्या होता है, आंख से आंसू आता है, यही होता है, ठीक है, यही होता है आपको चीजें कनेक्ट करना। तो रोपर, रोपर यज्ञदत्त शर्मा याद रखेगा, ये पंजाब में है, याद रखेगा। और सतलज नदी के किनारे है, ये भी याद रखेगा। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब भी मिला, मतलब मानव के साथ साथ क्या होता था, उसके पालतू जानवरों को भी यहाँ कभी कभी दफना दिया जाता था। और ऐसा ही चीज आपने पढ़ा होगा बुर्ज होम में, बुर्ज होम से दरोगा में क्वेश्चन बना था, याद है, कि गर्त आवास बनाने का साक्ष्य आपका कहाँ से मिला है, मिट्टी के नीचे आपका आवास बनाया जाता था। तो गर्त आवास बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर से। तो वहीं जो नवपाषाण काल था आपका, ये बुर्ज होम, वहाँ से भी पालतू जानवर का सब मिला है उसके मानव के साथ या उसके मालिक के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी यहाँ मिला है, याद रखें। उसके बाद आता है बनवाली। बनवाली आपका हरियाणा में है, सबसे पहले याद रखिएगा, ठीक है। इतना जो बोलूँ याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ जल निकासी का व्यवस्था नहीं था, इसीलिए घर में सोख्ता बनाया गया था। तो याद रखिएगा, यहाँ सबसे जो ज़्यादा पूछा जाता है कि मिट्टी के हल का जो प्रमाण मिला है, मिट्टी के हल का जो प्रमाण मिला है, ठीक है, वो कहाँ से मिला है, तो मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से, तो बनवाली से। पहला क्वेश्चन कहाँ है, ये हरियाणा में है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ क्या था, तो जल निकासी का व्यवस्था नहीं था, इसीलिए घर में ही इसमें सोख्ता बनाया गया था। तो घर में क्या बोलते हैं ना, अरे बनवा ले बनवा ले बनवा ले, क्या बनवा ले, घर में सोख्ता बनवा ले, ठीक है। तो यहाँ जल निकासी का व्यवस्था नहीं था, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है, ठीक है, समझ में आया। और याद रखिएगा यहाँ जो हरियाणा से एक चीज़ और याद रखिएगा, जो राखी गरी है, राखी गरी, मैंने क्या बोला, राखी गरी। तो राखी गरी भी आपका कहाँ है, तो आपको याद रखना है, राखी गरी जो है आपका ये हरियाणा में ही है, जो कि भारत में सबसे बड़ा प्लेस है, साइट है आपका इंडस वैली का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कालीबंगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कालीबंगा। कालीबंगा कैसे मैंने याद करवाया था, याद करो एक बार, ट्रिक वाले वीडियो जो पहले देख चुके हैं। कालीबंगा तो बोलते हैं ना, घर में क्या बना, घर से घग्गर। तो घग्गर नदी के किनारे, सरस्वती या घग्गर आप बोलो इसको, घग्गर नदी के किनारे जो है आपको याद रखना है, ठीक है, वो क्या है आपका कालीबंगा बसा हुआ है। कालीबंगा बेसिकली राजस्थान में है, आपको याद रखना है,
ठीक है। तो ये राजस्थान में, ठीक है, आपका सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में है। याद इतना रखना है कि कालीबंगा कहाँ है, तो ये भारत के राजस्थान में है, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। और जो कालीबंगा का मतलब क्या होता है काली मिट्टी की चूरी। ये बहुत बार पूछा गया है, काली मिट्टी की चूरी, कालीबंगा मतलब काली मिट्टी की चूरी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या मिला है, तो अलंकृत ईंटें, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेकोरेटेड ब्रिक, अलंकृत ईंटें, चूरी, काली मिट्टी की चूरी इसको बोला ही जाता है, तो चूरी भी मिला है। जुते हुए खेत, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपको याद रखना है जो जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है ये कहाँ से मिला है, आपको याद रखना है ये जो मिला है आपका कहाँ से मिला है, तो ये मिला है आपका कालीबंगा से मिला है, ठीक है। हवन कुंड, हवन कुंड, अब देखो हवन करेंगे तो क्या आ जाता है, काला काला होता है, धुआं निकलता है, तो हवन कुंड का जो साक्ष्य मिला है आपको याद रखना है, हवन कुंड का जो साक्ष्य मिला है ये आपका कालीबंगा से मिला है, आपको ये चीज़ याद रखना है। और हवन कुंड का जो साक्ष्य है आपका लोथल से भी मिला है। तो हवन कुंड का साक्ष्य दो जगह से आपको याद रखना है, एक है आपका कालीबंगा और दूसरा आपको याद रखना है लोथल। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा है ना, काली बागान, बागान में आ रहा है ना बागान, कालीबंगा में आ रहा है बागान। बागान कैसे करोगे, जब खेत जोतोगे तो जुते हुए खेत का। चूरी, चूरी तो समझिए काली मिट्टी के चूरी होता है इसका, ठीक है। मुझे ये भी कोशिश करना है कि आपको इसी वीडियो में याद करा देना, अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें, ठीक है। और भूकंप का, अगर भूकंप आ गया तो सब जगह क्या हो जाएगा, काला काला, अरे लाइटें बंद हो जाएगा। भूकंप आएगा तो लाइट रहेगा, बताओ, नहीं रहेगा। अरे बारिश आता है लाइट चल जाएगा, भूकंप में कैसे लाइट रहेगा, तो भूकंप का प्रमाण काला हो जाएगा पूरा, तो आपको कालीबंगा, ठीक है, याद रहेगा। इसका खोज क्या था, आमलान घोष द्वारा किया गया था, और इसका खुदाई जो किया गया था बीके थापर और बीबी लाल द्वारा, ठीक है। अब इसको भी मैंने याद किया था आपको, करवा, अगर नहीं करवाया तो देख लो कि बड़ा इजी है। खुदाई किसने किया था, तो थप्पर और लाल, ठीक है, थप्पर और लाल, बोलते हैं ना थप्पर मारेंगे तो काला लाल कर दूंगा, तो थापर और लाल और काला, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा याद रखो, तो बीके थापर और बीबी लाल ने किया था, ठीक है। उसके बाद है सुरकोटदा, ठीक है, ये आपका जो पश्चिमी वाला जो भाग था सुरकोटदा, जो मैंने आपको यहाँ बताया होगा, ये सुटका गेंडर है, एक सुरकोटदा में था जहाँ से आपका घोड़े का साक्ष्य, ये देखो यह गुजरात में स्थित है, ठीक है। सुरकोटदा जो है गुजरात में स्थित है। सबसे जो ज़्यादा याद रखेगा, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ऐसे ये क्या थे, घोड़ों से परिचित नहीं थे, ठीक है, बट ये व्यापार करते थे, मान लो मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे तो वहाँ से घोड़ा लाया जा सकता था, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो घोड़ों से परिचित नहीं थे, पर घोड़ों की हड्डी मिली, पूछा जाता है कि घोड़ों की हड्डी कौन से जगह से आपका मिला है, तो आपको याद रखना है सुरकोटदा से आपका घोड़ों का हड्डी मिला है, ठीक है। कलश सावधान, कलश क्या होता है, कलश अरे पूजा करने के लिए जो कलश हम लोग रखते हैं ना, उसमें फिर से आम का पत्ता, तो कलश समाधान भी आपका सुरकोटदा से मिला है, और ये कहाँ है, गुजरात में, याद रखिएगा। खुदाई किसने किया था, जगपति जोशी ने किया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मोहनजोदारो बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से लोथल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखिएगा, लोथल को लघु हड़प्पा भी बोला जाता है। पूछा जाएगा कि किस साइट को, इंडस वैली साइट को, किस साइट को लघु हड़प्पा कहा जाता था, तो आपको याद रखना है लघु हड़प्पा किसको कहा जाता था, तो लोथल को कहा जाता था। क्या किसको कहा जाता था, लोथल को कहा जाता था, याद रखिएगा। लोथल का खुदाई किसने किया था, SR राव ने किया था। और लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है, ये चीज़ आपको याद रखना है। लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, कहाँ है, गुजरात में है। किसने इसको खुदाई किया था, तो SR राव ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो देखो इनका जो मुख्य फसल था, मुख्य फसल जो था क्या था, इनका जो था जौ और गेहूं था। और जौ और गेहूं किस टाइप का फसल है, अभी BPSC में आया था क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है ये क्या है, आपका रबी फसल है, ठीक है, रबी फसल है। बट दो ऐसे जगह थे, लोथल और रंगपुर, ठीक है, यहाँ से क्या धान का भी साक्ष्य मिला है, याद रखना, धान का, लोथल और रंगपुर से, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लोथल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह स्थल था। बंदरगाह मतलब पोर्ट, यहाँ से क्या होता था, यहाँ से पोर्ट आता था, पोर्ट मतलब जहाज। तो ये सिंपल है, गुजरात में है तो क्या होगा, यहाँ से आदान प्रदान होता था, यहाँ से बिजनेस होता था, तो ये क्या था, एक बंदरगाह था। तो कौन सा ऐसा साइट था सिंधु सभ्यता का जो एक बंदरगाह था, तो आप बोलोगे लोथल था।
ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, इसको लघु हड़प्पा भी बोला जाता है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य, गोदीवाड़ा मतलब क्या होता है, सिंपल देखो, गोदीवाड़ा मतलब शिप यार्ड, जहाँ शिपों का मरम्मत किया जाता हो, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है गोदी यार्ड। तो शिप पोर्ट है तो शिप का तो मरम्मत होगा, तो गोदी यार्ड का साक्ष्य मिला है। चावल का मिला है, हाथी का दांत मिला है, स्केल या पैमाना मिला है, ठीक है, ये सब याद रखना, चावल, हाथी का दांत और स्केल मिला है। दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। देखो ये एक ऐसा था, यहाँ जो लोथल था, ऐसे तो सब जगह क्या था, पीछे की तरफ दरवाजा खुलता था, बट यहाँ क्या था, दरवाजा सड़क की तरफ खुलता था। अग्निकुंड का साक्ष्य याद रखना, यहाँ से भी अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है और आपका कालीबंगा से भी मिला है, ठीक है। यहाँ फारस की मुद्रा, सिंपल, यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था, तो फारस का मुद्रा मिले गए जो विदेशी व्यापार का संकेत देता है। युगल समाधान, मैंने बोलता ना, एक के साथ एक और को दफना देना, जिससे सती प्रथा का प्रतीक मिलता है, मतलब नर के साथ नारी को भी दफना दिया जाता था। युगल समाधान आपको यहाँ से भी मिला है, और युगल समाधान मैंने आपको बताया था, यहाँ आपका कहाँ गया, युगल समाधान मोहनजोदाड़ो से भी आपका मिला है, ये चीज़ याद रखिएगा। इतना मुँह लेता था, दोनों साथ चल गए, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ से सबसे पहले गोदीवाड़ा, ठीक है, बंदरगाह, ठीक है, और आपको याद रखना है युगल समाधान, ये सब चीज़ आपको याद रखना, और अग्निकुंड आपको याद रखना। और भूकंप का कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। उसके बाद है रंगपुर। रंगपुर अगेन मंदार नदी के किनारे था, मैंने ट्रिक से याद करवाया था, रंग का, ठीक है, तो ये गुजरात में स्थित है, मंदार नदी के किनारे है, ठीक है। और धान का साक्ष्य यहाँ से मिला है और लोथल से मिला है, तो धान की भूसी मिला है यहाँ। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी कहाँ है, तो ये बस यहीं तक था, नीचे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है ये, कि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है, और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मोहनजोदाड़ो है, जो कि आपका पाकिस्तान में। ये दोनों क्लियर रखना, ठीक है। कुछ विशेषताएं देखिए, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ की सड़क एक दूसरे को, एक सड़क जो था इस तरीके से बनाया हुआ था जो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटता था, और यहाँ उसको साफ करने का जरूरत नहीं पड़ता था। सोचो कितना हाईटेक है, वो खुद ब खुद हवा से ही साफ हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ की सड़क एक दूसरे से समकोण पर काटती थी तथा पूर्व तथा पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा के द्वारा सड़क स्वयं साफ हो जाती थी, नालियाँ ढकी हुई थी, ये सब मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ का जो सिंधु सभ्यता का जो लोग थे, उसका जो मुख्य जो काम था, ठीक है, वो व्यापार था, अर्थव्यवस्था व्यापार पे टिका हुआ था, बट साथ ही साथ वो कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ मैंने यहाँ ये लगा दे कि कौन सा चीज़ कहाँ से मिलता था, तो इसको एक बार आप देख सकते हो, ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे 4 वर्गों में बांटा गया था। विद्वान, युद्ध जो करते थे, देखो ऐसे यहाँ लिखा हुआ है योद्धा, ठीक है, बट यहाँ से तलवार उलवार का साक्ष्य मिला नहीं है, ठीक है, बट लिख दिया। ये इवेंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत चीज़ है जो खुद में असमंजस में। एक जगह देखोगे कि वहाँ तो घोड़े का साक्ष्य मिला नहीं है बोला जाएगा, और दूसरी जगह सुरकोटदा में देखोगे कि वहाँ घोड़ा का साक्ष्य के बारे में बताया गया, तो ऐसा है आपका, ठीक है। तो योद्धा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे, ठीक है। इनका समाज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किनको पूजते थे, तो मातृ देवी को पूजते थे, याद रखिएगा, फीमेल टेराकोटा जिसको बोला जाता है। तो पूजा किसका करते थे, पशुपति का तो करते थे, साथ ही साथ ये क्या करते थे, फीमेल टेराकोटा, मातृ सात्मक होने के साथ ये मातृ पूजा हुआ करता था, याद रखिएगा। लिपि भाव चित्रात्मक थे, मैंने बता दिया, लिपि कैसा, चित्रों में लिखा जाता था, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है, इस लिपि को दाएं से बाएं लिखा, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, ये दाएं से बाएं लिखते थे। इनके मुहरे पर सर्वाधिक एक सिंग वाले, यहाँ एक सिंग मिस हो गया है, इसके जो मुहरे पर सर्वाधिक एक सिंग वाले जानवर का चित्र मिला है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक घोड़ा आपने देखा यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न जिसमें क्या होता है, एक सिंग होता है माथा पे। तो इनका जो भी मोहरा था किससे बना था, सेलकृत से बना हुआ था, एक सिंग वाले जानवर का चित्र मिला है। इनके मुहरे पर गाय सिंह का चित्र नहीं था, याद रखिएगा, गाय और सिंह का चित्र नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरा सेल खरी से मुख्य रूप से बने हुए थे, ये भी याद रखना, सेल खरी से बना हुआ रहता था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो कॉपर से परिचित थे, ब्रॉन्ज के बारे में भी वो जानते थे, मिश्र धातु, पर लोहा से वो परिचित नहीं थे। माप तोल के लिए याद रखिएगा, माप तोल के लिए जो सबसे छोटा इकाई था वो 16 के गुणनखंड में चीज़ों को नापते थे, याद रखिएगा। तो सबसे छोटा इकाई 16 होता था, 16 kg, जैसे कि सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा, ठीक है। बट देखो यहाँ लिखा युद्ध से नहीं, यहाँ क्या योद्धा, तो ये थोड़ा सा कहीं कभी आपका खुद में इसमें एग्जाम्पशन है।
मिट्टी के बर्तन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि देखिएगा वहां के जो भी बर्तन होते थे, ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन है उसको लाल और काला रंग से रंगा जाता था, याद रखने का, किससे, लाल और काला रंग से रंगा जाता था, लाल रंग का उपयोग होता था, ठीक है। और सिंधुवासी विश्व के सबसे कपास का प्रथम, मैंने ये भी बताया था, जो कपास जो कॉटन होता है सबसे पहले किसने उपजाया था, वो भी सिंधु सभ्यता के लोग ने, और बर्तनों में लाल और काला रंगों का वो यूज करते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता विनाश का सबसे, देखो इनका इसका जो विनाश हुआ, आखिर सिंधु सभ्यता जो इतना वेल प्लान्ड सभ्यता था, आखिर इसका विनाश कैसे हुआ, बहुत लोगों का बहुत आपका मत है, जिसमें सबसे एक्सेप्टेड वाला जो बात किया गया है कि बाढ़ के आने से ही, ठीक है, कि सिंधु सभ्यता का अंत हो गया है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, पर मुख्य जो था इनका व्यवसाय ही था, ठीक है। अब देखो घटना चक्र के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं, चलिए आइए। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो उनका मुख्य फसल क्या था, तो गेहूं और जौ, और दोनों क्या है, रबी क्रॉप है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का कहाँ से प्राप्त है, मतलब आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थलों के बारे में जो पता चला है वो कहाँ से मिला है, वो गुजरात से, गुजरात का ही था धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है ना, याद रखिएगा, आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है धोलावीरा कहाँ है, तो याद रखिएगा गुजरात में है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से उत्तम जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला, जल का बहुत ही वेल मैनेजमेंट किया गया था, तो धोलावीरा था। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि जो इसका जो शहर था, ठीक है, वो आयताकार था, मतलब देखो हड़प्पा कालीन शहर एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था, तो नगर और जो शहर था उसका आयताकार था, पर रोड जो था वो 90 डिग्री पे करता था, बट जो इसका जो आपका जो शहर जो था वो आयताकार, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में हुआ करता था। मैंने अभी आपको दिखाया भी था एक पिक्चर, ये देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहता था, देखो इवन ये भी आप देखोगे, ये वाला चीज़, ये भी आपका रेक्टेंगुलर, हर चीज़ रेक्टेंगुलर मेनली रहता था, ठीक है। देखो इनका जो सिंधु सभ्यता का जो आकार था, समूचा क्षेत्र किस आकार का था, पूरा का पूरा जो सिंधु सभ्यता था तो त्रिभुजा आकार का था, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या था, सबसे बड़ा विशेषता क्या था, नगर नियोजन प्रणाली, ठीक है, टाउन प्लानिंग जो सबसे बेस्ट था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या था, तो विशाल स्नानागार, सबसे इंपॉर्टेंट ये था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मैंने बताया था ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है, विशाल अन्नागार, ठीक है। हड़प्पा के किसान बने हल का प्रयोग करते थे, लकड़ी के बने हुए हलों का प्रयोग करते थे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किनको जाता है, तो सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। कपास को यूनान में क्या कहा जाता था, क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो क्या करते थे, सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, आपका कपास का इन्होंने प्रयोग किया था, उपज किया था, बट इसको आपका जो यूनान के लोग थे, यूनानी लोग थे, इसको क्या कहते थे, तो सिंडन कहते थे। बुने हुए, ठीक है, सूती के कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला था, जल्दी से बताओ, मैंने अभी बताया था मोहनजोदाड़ो से मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, तो मेलुहा, ठीक है, सिंधु को क्या बोला गया है, मेलुहा, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किसके थे, आयताकार, मैंने आपको ऊपर समझाया, ठीक है। ऐसा कौन सा स्थल था जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पाई हुई ईंटों का प्रमाण मिला है, भावनापुर, डायरेक्ट वर्ड आएगा भावनापुर, आपको टिक मारना है। चावल का उत्पन्न के साक्ष्य मैंने बताया था, चावल का उत्पन्न का साक्ष्य रंगपुर गुजरात, लोथल, दोनों याद रखना, रंगपुर और लोथल। हो सकता है वो खुद नहीं उपजाते होंगे, पर लोथल और रंगपुर गुजरात में है, ठीक है। अब वहां से क्या करते होंगे, वहां था क्या था, गोदीबारा था, मतलब पोर्ट था, अब वो लाते होंगे, तो यहाँ उसके साक्ष्य मिल गए हैं। अरे इंपोर्ट तो कर ही सकते हो ना, आयात। तो चावल उत्पन्न के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो रंगपुर और लोथल। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो, देखो जो भी हड़प्पा कालीन जो भी शहर रहता था उसको दो भागों में बांटा जाता था, ठीक है। अगर आपने मूवी भी देखा है तो इसमें दिखाया गया था, ठीक है। बट जो धोलावीरा एक ऐसा था, धोलावीरा का मैंने बताया था गुजरात में है धोलावीरा, ठीक है, जहाँ से उत्तम जल प्रबंधन का बात किया गया है, जहाँ सबसे ज़्यादा उत्तम जल प्रबंधन था। ये 3 वर्गों में बटा हुआ था, याद रखिएगा। और सेलकृत स्थापत्य, सेलकृत मैंने कि स्पेशल टाइप ऑफ स्टोन है, उसके बहुत सारे मतलब चीज़ों को बनाया जाता था। तो सेलकृत स्थापत्य का चीज़ों का भी पता कहाँ से चला है, तो धोलावीरा में। उत्तम जल प्रबंधन धोलावीरा, तीन भागों में बटा हुआ है, धोलावीरा गुजरात। हड़प्पा काल के ज्यादातर मौर्य किस प्रकार के थे, तो वर्गाकार, याद रखना। शहरों को आयताकार था, शहर जो था रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, पर जो उसका मुहरा था वो स्क्वायर फॉर्म में था। कॉन्फ्यूज मत करना रेक्टेंगल और स्क्वायर में, तो ये क्या था, स्क्वायर फॉर्म में, वर्गाकार में उसका मुहरे रहते थे। किसी व्यक्ति ने हड़प्पा
एवं मोहनजोदारो को एक विस्तृत, मैंने आपको बता दिया कि हड़प्पा और मोहनजोदारो के एक विस्तृत साम्राज्य का राजधानी किसने कहा था, पिगट ने कहा था। ठीक है। सिंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से हुई है, ये किसने किसने कहा था, तो सर जॉन मार्शल ने कहा था, चाइल्ड ने और व्हीलर ने कहा था। इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। सिंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहा। ठीक है। किन सिंधव स्थलों से यज्ञ का कहाँ से मिला था, लोथल और कालीबंगा। लोथल और कालीबंगा से क्या मिला था, यज्ञ, अग्निकुंड का बात मैंने आपको बताया था। सब चीज देखो कवर हो जा रहा है इसमें। ठीक है। सिंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़ों का, मैंने बताया था सुरकोटदा से घोड़ा का हड्डियों का साक्ष्य मिला था। ठीक है। मोहनजोदारो के निवासी अधिकांश किस जाति के थे, तो डायरेक्टली याद रखना मोहनजोदारो वाला तो भूमध्य सागरीय के निवासी थे। मैक्सिमम लोग कहाँ के थे, भूमध्य सागर के। ये सब लिखावट पे है। ठीक है। इसमें बहुत सारे चीज गलत भी हो सकते, बहुत भी सही हो सकता, बट जो हिस्टोरियन था, इतिहासकार था, जो लिख के चल गया, वो आपको याद करना है। ठीक है। अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सिंधव सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित है, तो द्रविड़। पूरा को अगर बोलेगा तो द्रविड़, बट अगर आपको बोलेगा मोहनजोदारो वाला तो भूमध्य सागरीय याद रखना है। ठीक है। सिंधु स्थल में किस जगह से पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाषाण काल में भी मैंने आपको समझाया था कि कौन सा ऐसा जगह था, ठीक है, जिससे पाषाण काल से लेकर सिंधु सभ्यता काल तक के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो कौन सा है, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में मैंने बताया था सबसे पहले क्या आपका कृषि का साक्ष्य आपको मिलता है। ठीक है। यहाँ के उपलब्ध होते हैं कि देखिए स्तूपा टीला संज्ञा, स्तूपा टीला, क्योंकि उस स्थल पर खुशान कालीन स्तूपा प्राप्त हुआ है। सिंपल याद रखना, खुशान कालीन स्तूपा प्राप्त होने की जो संख्या मिली है वो मोहनजोदारो को याद रखिएगा। सिंधव संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे। मैंने आपको बताया था जितने भी थे पीछे खुलते थे दरवाजा, बट एक था जिसका आगे खुलता था, वो कौन है, लोथल। ठीक है। किस स्थल पर, ठीक है, फर्श, मैंने सिंपल याद रखना, अलंकृत ईंटा कहाँ से मिला था, तो कालीबंगा से मिला था। ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चन से आप ये पढ़ सकते हो, ऐसे मैंने मार्क कर दिया। ठीक है। बाकी अगर इतना कर लोगे आपका इनफ है। ठीक है। बाकी मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस कर दिए तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो ये था आपका सिंधु सभ्यता। ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। इवन घटना चक्र के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने वो भी करवा दिए। कुछ और क्वेश्चंस मैंने पॉइंट में यहाँ आपका डाल दिया है। पीडीएफ में मैंने फिर से इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपको फिर अब जब पीडीएफ खोलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। आप ईजिली चीज़ों को आप समझ पाओगे। ठीक है। जय हिंद।